जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग रैंकिंग एंड इंडेक्स पढ़ेंगे दिसंबर 2022 के। ये 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने अच्छा सा एक वीडियो देख रखा है तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग रैंकिंग और इंडेक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे और उसी से चलते हैं जितनी ट्रिक्स एंड टिप्स होंगी उसके माध्यम से हम लोग अपनी एफिशिएंट लर्निंग बरकरार रखेंगे। चलिए चलते हैं अपनी रैंकिंग्स और इंडेक्स के एनालिसिस की ओर। तो पहली न्यूज़ है साथियों, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग से रिलेटेड, जो कि 2023 में रिलीज हुई है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023, इसमें 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 200 में है। ठीक है, ये एशिया की रैंकिंग है, ये आप याद रखिए, ये वर्ल्ड रैंकिंग नहीं है, ये एशिया की रैंकिंग है। और एशिया की रैंकिंग में 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर अमंग टॉप 200। ठीक है, तो 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर फीचर्ड अमंग द टॉप 200 ऑन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज बाय क्वर्करली साइमंड्स। ठीक है, क्वर्करली साइमंड्स की जो ये रेटिंग है उसमें 200 में से टॉप 200 में से 19 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर फ्रॉम इंडिया। और ये जो ये है, ये 15th एडिशन है, माफ़ कीजिएगा, ये 15 एडिशन है। तो ये जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें ऑब्वियसली जो टॉप किया है वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी, बीजिंग की, चाइना की। ठीक है, तो इन्होंने जो टॉप किया वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी। एशिया में जो टॉप किया है वो किसने टॉप किया है? वो पेकिंग यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। और इंडिया में से कौन कौन से हैं? बॉम्बे, दिल्ली और साइंस। ठीक है, ये टॉप 3 हैं हमारे। This is the highest number of Indian universities to ever make it to top 200 on the list. Among 19, 11 universities have made it to top 100 on the list. तो आपको याद रखना है 19 200 में से है, टॉप 200 में 19 है और टॉप 100 में 11 है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, आपको याद रखना है। टॉप 200 में 19 और टॉप 100 में 11। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग की रैंकिंग्स। ये रैंकिंग से आप देख सकते हैं, बॉम्बे सबसे नंबर 1 पे है, मतलब रैंक इसकी 40 है, पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉप पे है। 46 है रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, मतलब आईआईटी दिल्ली 46 पे है। और यहाँ पे रैंक 2022 की है। ठीक है, तो रैंक 42 में 2022 में इनकी रैंक 42 थी, पर 2023 में रैंक 40 है। ठीक है, ये करेंट रैंक है, इस बार की है, और ये प्रीवियस रैंक है। ठीक है, तो ये 45 से 46 हो गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 52 थी, 52 है, पिछली बार थी 56। ठीक है साथियों, तो बस आपको इतना याद रखना है किसने टॉप किया है, बॉम्बे, दिल्ली और साइंस ने। तो आप याद रखेंगे BDS। ठीक है, तो एशियन इंडियन यूनिवर्सिटी जो एशियन में टॉप की हैं वो हैं, इस ऑर्डर में है, BDS ऑर्डर में है। ठीक है, बी से बॉम्बे, डी से दिल्ली और एस से साइंस, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, ये साइंस वाली एस है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाली एस है। ठीक है, और ये डी वाली दिल्ली, IIT दिल्ली, और ये IIT बॉम्बे। ठीक है, तो एशियन क्यूएस एशियन यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में पेकिंग जो पहले नंबर 1 पे है, और एशियन BDS मतलब एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में BDS, बॉम्बे, दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हमारे टॉप 3 में है। मतलब वो हैं तो 46 नंबर पे, पर टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इंक्लूड किया गया है इन टॉप 200। टॉप 200 में साथियों कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी? 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और टॉप 100 में कितनी है? 11। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ कुछ फैक्ट्स रिलेटेड हैं, आपको याद रखना है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग से। ये 2009 से पब्लिश हो रही है, आप याद रखिएगा। आजकल कई ऐसे डायमेंशंस आने लगे हैं जहाँ पे इसके एनुअल, जब कब से इनका शुरुआत हुई थी या लेटेस्ट एडिशन कब था, ऐसे करके भी पूछने लगे हैं क्या क्या परसेंटेज किस किस को पैरामीटर्स को इवेलुएट करने के लिए एलोकेट किए गए, तो ऐसी चीज़ें भी पूछते हैं। ठीक है, तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो थी एशियन यूनिवर्सिटी, ये 2009 से शुरू हुई है। यहाँ पे 11 इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, 11 indicators used to compile QS Asia University ranking are academic reputation, employer reputation, faculty student ratio, international research work, citations per paper, papers per faculty, staff with PhD, proportion of international faculty and proportion of international students, proportion of inbound exchange students and proportion of outbound exchange students। खैर आपको इतना तो नहीं याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि 11 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, 11 इंडिकेटर्स हैं और 11 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, शगुन नंबर है 11 यूनिवर्सिटी जो टॉप 100 में है इंडिया की। ठीक है, इंडिया की कौन यूनिवर्सिटीज़ हैं साथियों? BDS मतलब बॉम्बे, दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और भी हैं पर टॉप 3 यही हैं। ठीक है,
तो 11 इंडिकेटर्स हैं और 11 यूनिवर्सिटीज़ ही टॉप 100 में हमारी रैंक कर रही हैं, और इन टोटल 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 200 में। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी हाई नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड और हैव बीन रैंक्ड इन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रोड्यूस बाय QS, कर्ली साइमंड्स। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको सारे डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे। आप ये दोनों चीज़ भी याद रखिएगा, ये 2009 से पब्लिश हो रही है और 11 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अकॉर्डिंग टू द विजन डॉक्यूमेंट ऑफ EPFO रिलीज्ड इन नवंबर 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज टॉप द चार्ट इन टर्म्स ऑफ EPFO कवरेज विद 61.5%। तो सबसे ज़्यादा जो EPFO कवरेज है वो किस सिटी में पाया गया है? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, पटना, मुंबई या लखनऊ। तो साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि लखनऊ इसका सही आंसर है तो गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा EPFO कवरेज है। तो EPFO कवरेज चार्ट, दिल्ली टॉप्स वाइल त्रिपुरा, मेघालय एंड असम एट द बॉटम। अकॉर्डिंग टू द विजन डॉक्यूमेंट ऑफ EPFO रिलीज्ड इन नवंबर 2022, दिल्ली टॉप द चार्ट इन टर्म्स ऑफ EPFO कवरेज विद 61.5% ऑफ देयर वर्किंग पॉपुलेशन अंडर सोशल सिक्योरिटी एम्बिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लोवेस्ट कौन सा है? पूरा त्रिपुरा। ठीक है, तो आपको याद रखना है EPFO पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको याद है पूरा नहीं हुआ से क्या होगा? पूरा मतलब त्रिपुरा, तो त्रिपुरा सबसे बॉटम पे है 2.1%। ठीक है, EPFO पूरा नहीं हुआ। ठीक है, EPFO पूरा नहीं हुआ, और ई के जस्ट पहले आता है D, इसलिए दिल्ली। ठीक है, आपको याद रखना है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। अगर आप याद कर सकते हो तो आप याद रखेंगे EPFO दिल्ली में पूरा नहीं हुआ। दिल्ली मतलब हाईएस्ट कवरेज और पूरा मतलब त्रिपुरा मतलब लोवेस्ट कवरेज। तो दोनों डायमेंशंस आपके क्लियर हो गए। ठीक है, आपको याद रखना है कि EPFO दिल्ली में पूरा नहीं हुआ। दिल्ली विद मैक्सिमम कवरेज ऑफ 61.5% एंड त्रिपुरा विद पूरा विद 2.1% एट द बॉटम ऑफ द रैंकिंग और द कवरेज। ठीक है, तो EPFO दिल्ली में पूरा नहीं हुआ। दिल्ली मतलब हाईएस्ट परसेंटेज और पूरा मतलब त्रिपुरा विच इज़ लोवेस्ट परसेंटेज। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी रेलिवेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। तो साथियों, यहाँ आप पूरी लिस्ट दे सकते हैं, टॉप 5 और टॉप बॉटम 5। तो टॉप 5 मैंने जैसे अभी बताया दिल्ली, और टॉप 1 बॉटम 5 पूरा। ठीक है, EPFO, तो आप याद रखेंगे EPFO दिल्ली में पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली DL में पूरा नहीं हो पाया पूरा। ठीक है, पूरा नहीं हो पाया। पूरा से त्रिपुरा और D से दिल्ली मतलब 61.5%। थोड़ा याद रख लीजिएगा, 6 - 1 होता है 5। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे, 6 - 1 होता है 5। ठीक है, और त्रिपुरा 2-1। ठीक है, 2-1 2.1, और ये 6 - 1 5। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे दिल्ली की कवरेज और त्रिपुरा की कवरेज 2.1। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट से रिलेटेड। तो US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 31st रैंक पे है। ठीक है, और ग्लोबली इंडिया हैज़ चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देख लेते हैं हम लोग न्यूज़। अकॉर्डिंग टू US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ओवरऑल बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग, इंडिया हैज़ बैग्ड द 31st रैंक अमंग 81 कंट्रीज। स्विट्जरलैंड हैज़ टॉप्ड द लिस्ट फॉलोड बाय जर्मनी एंड कैनेडा। Best Countries 2022 is the 7th edition of the analysis released by US News and World Report. India has topped the list of nations with cheapest manufacturing cost. ठीक है, तो बस आपको याद रखना है US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंक है वो 31 है। ठीक है, 31 है। ठीक है, 31वीं रैंक है US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, इतना ही डायमेंशन था और इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, बस अगर आपसे पूछा जाएगा कि US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रैंक कौन सी है, तो बस आपको खड़ाक से बता देना है 31। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग से रिलेटेड। तो जो फोर्ब्स जिसको जारी करता है, तो फोर्ब्स के मुताबिक जो फोर्ब्स है उसने जारी किया है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022। ठीक है, जिसमें रिलायंस इंडिया जो है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, वो 20th नंबर पे है। ठीक है, 20th नंबर पे है टू वर्क एंड फॉर इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये 20th नंबर पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये फोर्ब्स की 6th एनुअल रैंकिंग है ऑफ वर्ल्ड बेस्ट 5 बेस्ट एम्प्लॉयर्स। तो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में सबसे पहले कौन है? सैम अंकल है। सैम मतलब सैमसंग। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। बेस्ट एम्प्लॉयर कौन है मतलब बेस्ट अंकल कौन है? आपके सैम अंकल है। ठीक है, सैम मतलब सैमसंग
और इंडिया में कौन है, रिलायंस अंकल, ठीक है, अंबानी अंकल, आप ऐसे याद रख सकते हैं, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस कितने नंबर पे, 20th नंबर पे, 20 नंबर पे, ठीक, 20 नंबर पे, 20 नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है, सैम अंकल, 20वें नंबर पे कौन है, अंबानी अंकल, ठीक है। तो साउथ कोरियन इंडस्ट्री लीडर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इज एट द टॉप ऑफ द ग्लोबल रैंकिंग लिस्ट, फॉलोड बाय यूएस लीडिंग कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अल्फाबेट एंड एप्पल। खैर आपको ये नहीं याद रखना, आपको बस एक स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लेवल पे कौन है, सैम अंकल है, और इंडियन लेवल पे कौन है, अंबानी अंकल है, वो कितने नंबर पे हैं, 20 नंबर पे हैं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग में, ठीक है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपनी रैंकिंग कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो म्यूचुअल फंड जो पेनिट्रेशन है अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो महाराष्ट्र जो है वो टॉप करता है म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड जो खरीदे या बेचे गए हैं, मैक्सिमम कवरेज जो हुआ है म्यूचुअल फंड्स का, वो महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। 60% पेनिट्रेशन है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 60% पेनिट्रेशन है। तो आपको इतना याद रखना है बस कि म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन कहाँ पे है साथियों, महाराष्ट्र में। आप कैसे याद रखेंगे, एम से म्यूचुअल फंड, एम से ही महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है इसलिए सबसे ज़्यादा लेन देन म्यूचुअल फंड का यहीं होगा, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आप जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड के ही साथ महाराष्ट्र के ऑप्शन के साथ आपको मध्य प्रदेश भी दे दे, मणिपुर भी दे दे, हैं, मनी वो भी दे दे, मनाली भी दे दे, सब एमएम से है, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसके साथ एक और एसोसिएटेड चीज़ है क्या, ये फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड का लेन देन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो आप याद रखना म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन जो होगी वो सबसे ज़्यादा कहाँ है साथियों, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो दिल्ली में, ठीक है। बस आपको तैयार रखना है, जो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन है, एम से म्यूचुअल फंड और एम से ही महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है, इससे सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड का लेन देन पेनिट्रेशन यहीं पे होता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट रैंकिंग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 12th ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे निकाला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी कम्स एट टॉप। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में किसने टॉप किया है एज पर ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022-2023। तो 12th ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें किस इंडियन यूनिवर्सिटी ने सबसे ऊपर स्थान हासिल किया है। आपकी ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई या IIT कानपुर। तो साथियों इसका सही आंसर है IIT दिल्ली, ठीक है। IIT दिल्ली ने सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, इंडियन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, आपको ये याद रखना है। तो 12th ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी एंड रैंकिंग एंड सर्वे 2022, IIT दिल्ली टॉप्स इंडियन यूनिवर्सिटीज MIT ग्लोबली। तो MIT जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबली टॉप पे है, और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में IIT दिल्ली टॉप पे है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इट फीचर्ड 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज अमंग द टॉप 250 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड फॉर ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी। तो एम्प्लॉयबिलिटी के बेसिस पे जो रैंकिंग हुई थी उसमें सबसे पहले कौन था, MIT एज यूजुअल, और इंडियन डायमेंशंस में कौन सी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। तो IIT Delhi, Indian Institute of Technology Delhi was the highest ranked Indian university with a global rank of 28th एंड वॉज दी ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट इन टॉप 50, ठीक है, आपको याद रखना है। वैसे तो इंडियन रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया की जो IIT दिल्ली है वो 28 नंबर पे है, पर ओवरऑल इंडियन रैंकिंग में वो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट, EM से एम्प्लॉयमेंट और दे, ठीक है, आपको याद रखना है कोई भी एम्प्लॉयमेंट दे, बस दे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे, दे DE से क्या है, दिल्ली, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एम्प्लॉयमेंट दे, एम्प्लॉयमेंट EM से एम्प्लॉयमेंट हो गया और DE से दिल्ली हो गया, तो दिल्ली टॉप पे है विद रैंकिंग 28th। लास्ट ईयर इट वॉज रैंक 27th, ठीक है। IIT दिल्ली इज फॉलोड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ठीक है, एट 50th एंड IIT मुंबई एट 72। ये तो याद नहीं रखना, खाली आपको इतना याद रखना है कि ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, जो भी एम्प्लॉयमेंट दे रही है, डे से दे रही है, DE मतलब दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली, IIT दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे याद हम लोग जो भी पहले पढ़े थे वो भी याद कर लेते हैं कुछ चीज़ें, कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एशियन QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी, उसमें इंडिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ ने अपना नाम
दर्ज कराया है। ठीक है, वो कौन यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको याद रखना है। BDS IIT बॉम्बे सबसे ऊपर है विद रैंक 40, फिर दिल्ली है BDS, बी से बॉम्बे, डी से दिल्ली और एस से साइंस मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और पहले स्थान में कौन सी थी साथियों, पेकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 11 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में है इंडिया की और 19 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 200 में है। ठीक है साथियों, कितने डायमेंशंस वहाँ पे कवर करते हैं, 11 डायमेंशंस। कब से शुरू हुई थी QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2009 से। ठीक है, तो सारे डायमेंशन हमने QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग के भी कर लिए और यहाँ पे ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग के, जो एम्प्लॉयमेंट दे वो टॉप करेगा, मतलब दे कौन रहा है, DE से दिल्ली। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और सारे डायमेंशन आप लोगों ने आराम से कवर कर लिए होंगे, इंक्लूडिंग द रिविजन विच वी हैड अर्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट रैंकिंग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी इंडियन बिजनेस वुमेन आर फीचर्ड ऑन द फोर्ब्स 2022 एशियाज पावर बिजनेस वुमेन। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। साथियों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है कि एशिया पावर बिजनेस वुमेन की लिस्ट में जो कि फोर्ब्स जारी करता है उसमें कितनी इंडियन बिजनेस वुमेन है। तो आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो साथियों इसका सही आंसर है 3। ठीक है, 3 इसका सही आंसर है। तो इंडियाज नमिता थापर, गजल अलग एंड सोम मंडल अमंग फोर्ब्स 2022 एशियाज पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट। 3 Indian businesswomen are featured on the Forbes 2022 Asia's Power Businesswomen list featured in the November issue of Forbes Asia। ठीक है, फोर्ब्स एशिया में एशियाज पावर बिजनेसवुमेन की जो लिस्ट आई है उसमें 3 महिलाओं ने अपना नाम अर्जित किया है। इसमें कौन कौन है वो महिलाएं, नमिता थापर, गजल अलग और सोम मंडल। ठीक है, तो on 8 November 2022, Forbes released the 2022 Asia's Power Business Women list, honoring 20 women executives and entrepreneurs in business across Asia Pacific region. The 3 Indian featured on list were सोम मंडल जो कि हैं सेल की चेयरपर्सन, आपको पता होगा, नमिता थापर हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियाज बिजनेस ऑफ इमिक्यूर फार्मा, और गजल अलग हैं को फाउंडर एंड चीफ इनोवेशन ऑफिसर ऑफ हंसा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड दैट इज मामा अर्थ। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भी मंडल में नाम अलग करेगा, मंडल में जो भी अपने मंडल में नाम अलग करेगा या अलग नाम करेगा, नाम अलग करेगा, उसको एशियन पावर बिजनेस वुमेन में वो रैंकिंग में रैंक किया जाएगा। तो कैसे कैसे क्या है, मंडल मतलब सोमा मंडल, नाम मतलब नामिता थापड़ और अलग मतलब गजल अलग। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, जो भी अपना नाम अलग करेगा मंडल में उसको इंडियन एशियन पावर बिजनेस वुमेन में अपना नाम मिलेगा। ठीक है, कैसे याद करेंगे साथियों आप, जो भी अपना अलग नाम करेगा मंडल में, मंडल मतलब सोम मंडल, अलग मतलब गजल अलग और नाम मतलब नामिता थापर, तो जो भी अपना नाम अलग करेगा मंडल में वो एशियन पावर बिजनेस वुमेन के अंदर आएगा। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा ये 3 शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नाम इसमें चयनित करवाया है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आ गई होगी। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, जो भी अपना नाम मंडल में अलग कराएगा, मंडल मतलब सोम मंडल, नाम मतलब नमिता थापर, अलग मतलब गजल अलग। ठीक है, इन्हीं 3 महिलाओं को फोर्ब्स एशियन पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट में नाम या रैंक हासिल हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, इंडिया, चलिए यहाँ पे तो दिखेगी आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो साथियों ये है न्यूज़ कि जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, this Ministry of Defense is the world's biggest employer with 2.92 million people according to Statistica। ठीक है, तो as per the report by Statista, infographic titled the world's biggest employer with most personnel worldwide, तो Ministry of Defense is the world's biggest employer with 2.29 million people which includes combined active service personnel, reservist and civilian staff। ठीक है, तो Ministry of Defense जो है इंडिया का वो सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला उद्योग बना है, या यूँ कहें मिनिस्ट्री बनी है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा। ठीक है, स्टैटिस्टा के अनुसार वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साथियों, आपको याद रखना है, आपको टेक्सटाइल्स और रेलवेज को नहीं मार्क करना है, आपको डिफेंस को मार्क करना है, ध्यान दीजिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद कौन सा है साथियों, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो डिफेंस ही हर देखिए तीनों ही डिफेंस सबसे ज़्यादा
एम्प्लॉयबिलिटी दे रहे हैं, ये चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की हो, चाहे वो यूएस की हो, या पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी चाइना हो। ठीक है, इससे ये पता चलता है ये लोग सारे लोग अपनी सिक्योरिटी को लेके कितने मजबूत और कितने जागरूक हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपको याद रखना है एम्प्लॉयबिलिटी सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। कितनी है? 2.92 मिलियन। ठीक है, ऐसे ही अभी हम लोग ने क्या याद किया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी कौन दे रहा है? डीई से दिल्ली दे रहा है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली दे रहा है। ठीक है, वैसे ही आपको याद रखना बिगेस्ट एम्प्लॉयर कौन एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? यहाँ पे डिफेंस दे रहा है। दोनों जगह एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है ना, तो डीई से एक जगह दिल्ली हो जाएगा और एक जगह डिफेंस हो जाएगा। देखिए दोनों को ऐसी इंटरलिंकिंग करके आपको पढ़ना है, ताकि एक क्वेश्चन पढ़ के या एक ट्रिक बना के आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लें। तो आपको याद रखना है कि एम्प्लॉयबिलिटी कौन कौन दे रहा है? 2 लोग दे रहे हैं ना, डीई एक डिफेंस दे रहा है और एक दिल्ली दे रहा है। तो आईआईटी दिल्ली किस में टॉप किया है ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी में एज पर एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड यूनिवर्सिटीज़। और एम्प्लॉयमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी किसको दे रही है एज पर स्टैटिस्टा रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोनों चीज़ें, बहुत ही आसानी से आप दोनों चीज़ें याद कर लेंगे। और जब भी आप देखें डिफेंस या दिल्ली कभी के बारे में कुछ भी आए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि दिल्ली में क्या है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, मतलब आईआईटी दिल्ली सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी पे टॉप पे है इंडिया में। और डिफेंस में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है विद 290 पीपल। और वैसे ही ईपीएफओ भी दिल्ली में पूरा नहीं हो पाया ना, ये भी याद रखेंगे। ईपीएफओ मतलब ईपीएफओ कवरेज दिल्ली मतलब टॉप दिल्ली कर रही है 60% से, और पूरा नहीं हो पाया मतलब त्रिपुरा बॉटम पे है विद 2.1%। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टॉप्ड इंडियन बैंक एसोसिएशन ईज रिफॉर्म इंडेक्स फॉर Q1 फिजिकल ईयर 2023। आपको ये बताना है कि फिजिकल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में आईबीए का जो ईज रिफॉर्म्स है वो किसने टॉप किया है? तो आपके ऑप्शन है एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई। साथियों इसका सही आंसर है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई ही टॉप करेगा ना, सबसे ये तो सबसे बड़ा बैंक है देश का, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी वहीं हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स भी उसी को करने की ज़रूरत है, इसीलिए सभी से एसबीआई टॉप करेगा। तो आईबीए की जो ईज रिफॉर्म इंडेक्स है, एसबीआई टॉप्स द ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, ईज रिफॉर्म इंडेक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 23। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि एसबीआई के बाद कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इन थर्ड। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है SUB। तो आपको याद रखना है सब रिफॉर्म्स। ठीक है, सब रिफॉर्म्स, सब रिफॉर्म्स, एस से स्टेट बैंक, यू से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बी से बड़ौदा बैंक। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। जो सब है सब रिफॉर्म्स, सब ईज रिफॉर्म्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है सब रिफॉर्म्स ईज से कराए जा रहे हैं, बहुत ईजिली कराए जा रहे हैं। ठीक है, सब रिफॉर्म्स ईजिली करे जा रहे हैं। ठीक है, ईज मतलब सब मतलब आप याद कर लेंगे स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और ईज मतलब ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स। ठीक है, इसके अलावा आपको खुद नहीं याद रखना है, और आप इसका ये भी याद रख सकते हैं एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, ई पहला वाला ई से एनहांस है और लास्ट वाला ई से एक्सीलेंस है, ए से एक्सेस है और एस से सर्विस है। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इससे निकल के आ सकते हैं। और क्योंकि बहुत ही आसानी होती है, तो आपको ये ब्राउनी पॉइंट जैसे एक्ट करते हैं। इसमें जीरो इनपुट करके आप बहुत मैक्सिमम आउटपुट इसमें आप गेन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि किसमें आप सबसे ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं विद इन अ मिनिमम टाइम फ्रेम। क्योंकि आपका एक ना एक कोई सब्जेक्ट वीक होगा, तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके जो वीक सब्जेक्ट है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उनको और स्ट्रॉन्ग बना के बहुत ही मिनिमम टाइम में आपको बचा हुआ टाइम आपको अपनी जो वीक पॉइंट्स है उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है साथियों, तो आपको ये याद हो गया, ईज क्या होगी? सब ईज होगी, सब रिफॉर्म्स इजीली होंगे। सब मतलब SUB, एस से SBI, यू से UBI और बी से बैंकिंग बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है साथियों, बी से बड़ौदा बैंक, आप बस याद रखिए बी से बड़ौदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडिया क्लाइम्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉट इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार इंडिया की रैंक कौन सी है, आपको यही बताना है। और आपके ऑप्शन है 6th, 7th, 8th या 9th। साथियों इसका सही आंसर है 8th। अगर आपको पहले ऑप्शन पता होगा, पिछला साल वाला ऑप्शन पता होगा, तो वो 9th था। ठीक है, 9th से बढ़ के वो 8th हो गई है। तो इंडिया क्लाइम्स टू 8th स्पॉट इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, डेनमार्क अचीव्ड बेस्ट स्पॉट ऑफ 4th। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स विच इज़ रिलीज बाय 3 environmental NGOs which is German Watch, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनली। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को लॉन्च करता है।
तो 3 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हैं जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि कौन कौन करता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो इसके अनुसार इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 8th, ठीक है। इसके अनुसार इंडिया की रैंकिंग है 8th। इंडिया क्लाइम 2 स्पॉट्स टू बैग, सॉरी मैंने आपको बताया था 9th, पिछली साल 10th थी रैंकिंग, ठीक है। तो इंडिया क्लाइम्स 2 स्पॉट टू बैग 8th पोजीशन आउट ऑफ 63 विद अ स्कोर ऑफ 67.35 एंड अचीव हाई परफॉर्मेंस रेटिंग। India earns a high performance rating in GHG emissions with a score of 29.69 and energy use 16.63। तो आपको 03, आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि इंडिया की जो रैंक है वो है 8th, ठीक है, 8th रैंक है। पिछले साल कौन सी थी, 10th थी। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 4th रैंक किसकी है, क्योंकि पहले 3 स्थान खाली रह जाते हैं, क्योंकि पहले 3 स्थान में कोई भी कंट्री इसलिए नहीं आती है साथियों, क्योंकि कोई भी इतना एफर्ट नहीं कर रही है टू अरेस्ट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसलिए पहले 3 स्थान हमेशा खाली रह जाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का। और साथियों इसको कौन जारी करता है, इसको 3 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर जारी करती हैं, जिनका नाम है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फैक्ट्स अपने देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये साथियों इंपॉर्टेंट डायमेंशन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का, क्योंकि इसमें बताया गया कि कौन कौन से इवैल्यूएटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो कौन कौन से, तो क्लाइमेट प्रोटेक्शन इन परफॉर्मेंस इज असेस्ड इन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज कंसिस्टिंग ऑफ 14 इंडिकेटर्स, ठीक है। तो 14 इंडिकेटर्स में इन 4 कैटेगरीज में असेस किया जाता है। तो क्या क्या है कैटेगरीज हैं ये, GHG एमिशंस 40% वेटेज है इसका, रिन्यूएबल एनर्जी 20% वेटेज है इसका, एनर्जी यूज 20% वेटेज है और क्लाइमेट पॉलिसी भी 20% वेटेज है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CCPI, वो ग्रुप के बेसिस पे इवैल्यूएट करता है। ग्रुप मतलब GRUP, ठीक है, ग्रुप के बेसिस पे इवैल्यूएट करता है, असेस करता है। ग्रुप क्या है, मतलब G से GHG एमिशंस, R से रिन्यूएबल यूज एनर्जी, U से एनर्जी यूज, U का यूज एनर्जी यूज, ठीक है, U से यूज और P से पॉलिसी, मतलब क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है। तो ग्रुप के बेसिस पे क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंडेक्स असेस करता है कंट्रीज को, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पे रैंकिंग एलोकेट की जाती है, किसके बेसिस पे, ग्रुप के। ग्रुप कौन है, GHG एमिशंस, R से रिन्यूएबल एनर्जी, U से यूज ऑफ एनर्जी और P से पॉलिसी रिलेटेड टू क्लाइमेट या क्लाइमेट पॉलिसी। तो G से आपको याद रखना है 40% वेटेज है G का, और बाकी का सबका 20-20-20 है। पहले वाले का बस 40 है, उसके बाद वाले सभी का 20% है, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो गया कि कितना परसेंटेज या कितना वेटेज किसको दिया गया है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो आप याद रखेंगे ग्रुप के बेसिस पे एनालाइज करता है, एसेस करता है, और ग्रुप ही इसको एक रिलीज करता है। कौन सा ग्रुप है वो, GRUP, अभी मैंने बताया ना ये GRUP, और ये ग्रुप, यही ग्रुप है जो इसको पब्लिश भी करता है। पब्लिश कौन करता है साथियों, आपको याद रखना है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो आपको याद रखना है क्लाइमेट चेंज, चेंज मतलब चेंज क्या करना होता है, वॉच करना होता है चेंज को, ठीक है। तो जर्मन वॉच पहला हो गया, और क्लाइमेट से रिलेटेड वॉच है तो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है ये कैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके बेसिस पे रैंकिंग एलोकेट करता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये ग्रुप के बेसिस पे, GRUP के बेसिस पे एलोकेट करता है। और इसको पब्लिश कौन करता है, इसको एक ग्रुप पब्लिश करता है जिसका नाम है चेंज मतलब क्या चेंज होता है, क्या चेंज को क्या करना होता है, वॉच करना होता है, मतलब जर्मन वॉच और क्लाइमेट दोनों जगह है, तो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है और एक क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है, एक क्लाइमेट नेटवर्क है, एक क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, आप ऐसे याद रखेंगे। और चेंज जो है, चेंज को क्या करना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, तो जर्मन वॉच, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे। और इंडिया की रैंकिंग कौन सी है साथियों, 8th रैंकिंग है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये, it should be noted that the index places no country on the first 3 positions, which provides very high rating overall. No country is performed as per the compatibility with these positions. In categories ranking also there are no first positions, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है कि पहली 3 positions कोई भी
कंट्री को नहीं हासिल है, क्योंकि कोई भी कंट्री इतना एफर्ट नहीं मार रही है जिसके चलते इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग एलोकेट की जा सके। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, पहले आप नाम पे ही चले जाएंगे, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट, बस आपको तय रखना है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज मतलब आप अगर ये वाली रैंकिंग पूछी जाती है, वाली रिपोर्ट पूछी जाती है, क्लाइमेट चेंज, चेंज मतलब चेंज क्या होता है, वॉच किया जाता है। ठीक है, तो जर्मन वॉच इसको करता है। और क्लाइमेट से जुड़ी चीज़ें क्या है, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट नेटवर्क। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें इनके नाम में ही छुपी हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना है। तो चेंज क्या करते हैं, वॉच को चेंज किया जाता है, चेंज को वॉच किया जाता है। कौन करता है, वो जर्मन वॉच। और क्लाइमेट देखते ही आपको याद आ जाएगा क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट नेटवर्क। क्लाइमेट इंस्टीट्यूट मतलब न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट नेटवर्क मतलब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। मिल के दोनों ये जो मिल के एक ग्रुप बनाते हैं जिसके बेसिस पे असेस किया जाता है। ग्रुप मतलब GRUP है ना, अभी हम लोगों ने देखा GRUP। जी से GHG एमिशन, आर से रिन्यूएबल यूज ऑफ एनर्जी, आर से रिन्यूएबल एनर्जी, यू से यूज ऑफ एनर्जी, और पी से पॉलिसी रिलेटेड टू क्लाइमेट। ठीक है, तो इस ग्रुप पे असेस किया जाता है। ठीक है, इसी असेसिंग के बाद, इसी असेसमेंट के बाद इंडिया को जो रैंक एलोकेट हुई है वो है 8th। ठीक है, सारे डायमेंशन हम लोग ने कवर कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कवर करते हैं। तो यहाँ पे भी वही दिया गया है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो एनुअली पब्लिश होती है सिंस 2005। ठीक है, ये भी आपको याद है 2005 से एनुअली पब्लिश की जा रही है। इट इज़ अ मॉनिटरिंग टूल ऑफ कंट्रीज क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस। इट क्रिएट्स ट्रांसपेरेंसी इन क्लाइमेट पॉलिसी, मेक्स इट पॉसिबल टू कंपेयर क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस। पहले नंबर पे कौन सी है, डेनमार्क, जो है 4th नंबर पे है जनरली। ठीक है, वैसे तो टॉप पे ही है पर ये 4th नंबर पे है, क्योंकि पहले 3 नंबर पे कोई भी कंट्री नहीं है। और इंडिया का क्या स्थान है साथियों, इंडिया रैंक्स 8। ठीक है, इंडिया रैंक्स 8। CCPI एक बार फिर से देख लेते हैं। CCPI जो पब्लिश करता है क्लाइमेट चेंज प्रोटेक्शन इंडेक्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज प्रोटेक्शन इंडेक्स, तो आपको याद है क्लाइमेट से है क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, है ना, दो चीज़ें, क्लाइमेट नेटवर्क और क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। चेंज से क्या है, आप चेंज को क्या करते हैं, वॉच करते हैं, मतलब जर्मन वॉच। तो क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और जर्मन वॉच मिलके तीनों CCPI पब्लिश करते हैं। और इसको किस बेसिस पे असेस किया जाता है, ग्रुप के बेसिस पे असेस किया जाता है। ग्रुप मतलब GHG एमिशन, रिन्यूएबल यूज ऑफ एनर्जी और पॉलिसी रिलेटेड टू क्लाइमेट। ठीक है, बाकी आखिरी के 3 की 20% वेटेज है और शुरुआत जी की 40% वेटेज है। ठीक है, इंडिया 8th स्थान पे है और टॉप किया है डेनमार्क ने, जो कि 4th नंबर पे है। आशा करता हूँ आपको सारे डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट फैक्ट्स कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिलीज इट्स नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट रिलीज की है। आपकी ऑप्शन है पोर्टिलांस इंस्टीट्यूट, नेटवर्क इंटरनेशनल, जर्नलिस्ट यूनियन या नेटवर्क वर्ल्डलाइन। तो साथियों अगर आप सोच रहे हैं कि नेटवर्क इंटरनेशनल इसका सही आंसर है, तो आप बेहद गलत हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है पोर्टिलांस इंस्टीट्यूट, पोर्टिलंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया जो है 61st प्लेस पे है, 61st प्लेस पे है इंडिया। और टॉप किया है यूएस ने, क्योंकि यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट पोर्टिलन इंस्टीट्यूट है, इसलिए यूएस को पहली रैंकिंग दे दी गई है भैया। ठीक है, ताकि कोई बवालबाजी ना हो। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड नॉन प्रॉफिट पोर्टिलन इंस्टीट्यूट रिलीज इट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। एज पर इट इंडिया मूव्ड अप 6 spots to claim 61st place in the index from 67th in NRI 2021। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है उसको कौन लॉन्च करता है, पोर्टिलेंस इंस्टीट्यूट। तो आपको याद रखना है कि आर ये रेडीनेस है ना, बस आपको याद रखना है कि आर से पहले क्या आता है, पी मतलब पोर्टिलेंस इंटरनेशनल। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं रेड पोर्ट। ठीक है, रेड पोर्ट, रेड मतलब या रेडी पोर्ट। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है रेड पोर्ट या रेडी पोर्ट। ये आप याद कर सकते हैं कि रेडीनेस के पहले आर के बाद, आर के पहले आता है पी मतलब पोर्टिलेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। और इंडिया की जो रैंक है वो है 61st। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। और इसके पिलर्स जो हैं वो हैं टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, कवरिंग अ टोटल ऑफ 58 वेरिएबल्स। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, 4 डिफरेंट पिलर्स हैं इसके, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है,
हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी आप सरसरी निगाह से एक चीज़ देख लीजिए। बस आपको याद रखना है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट। कैसे, रेड पोर्ट, आप ऐसे याद रखेंगे, रेड पोर्ट या आर से पहले रेड आता है तो रेड पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट, और इसमें इंडिया की रैंक है 61st। ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट फैक्ट कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट Sustainability Assessment 2022, which of the following institute is ranked among top 3 sustainable companies globally in metal and mining? ठीक है, आपको ये बताना है ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट के अनुसार कौन सी इंडियन कंपनी है जिसको रैंक किया गया है इन टॉप 3 ग्लोबली इन मेटल एंड माइनिंग। तो आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, रिलायंस पावर, अदानी स्टील या तमिलनाडु पेट्रो केमिकल्स। ठीक है, तो आपका सही आंसर है इसमें साथियों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में इज रैंक्ड अमंग टॉप 3 सस्टेनेबल कंपनीज ग्लोबली इन मेटल एंड माइनिंग सेक्टर। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक इज रैंक 3rd globally in the metal and mining sector and retained its first position in Asia Pacific for 4th consecutive year। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। S&P के मुताबिक जो ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट है उसमें हिंदुस्तान जिंक तीसरे स्थान पर है और एशिया पैसिफिक में पहले स्थान पर है। तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान की जो कंपनी है वो पहले नंबर पे है एशिया पैसिफिक में और तीसरे नंबर पे है कॉर्पोरेट सस्टेनेबल असेसमेंट रैंकिंग में। ठीक है, जो कि उदयपुर राजस्थान में बेस्ड है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। दिस हाईलाइट्स द कांस्टेंट प्रोग्रेस ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इन क्रिएटिंग वैल्यू एंड इंप्रूविंग लाइव्स थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल असेसमेंट के अनुसार हिंदुस्तान की कौन सी कंपनी, हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। इंडिया की कौन सी कंपनी, मतलब हिंदुस्तान की कौन सी कंपनी, हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, आपको बस याद रखना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपनी न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अकॉर्डिंग टू एग्जिम बैंक रिपोर्ट इंडिया कुड फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस मैरीटाइम एरोस्पेस एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट मैरीटाइम एरोस्पेस एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू एग्जिम बैंक रिपोर्ट। आपको ये बताना है एग्जिम बैंक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इनमें से किस कॉन्टिनेंट की मैरीटाइम एरोस्पेस और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। तो आपकी ऑप्शन है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया। तो साथियों इसका सही आंसर है अफ्रीका। ठीक है, एक एग्जिम बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है इंडिया कुड फुलफिल अफ्रीकाज मैरीटाइम एरोस्पेस एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो एग्जिम बैंक की जो रिपोर्ट है री इन्विग्रेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स विद सदर्न अफ्रीका ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ CII एग्जिम बैंक रीजनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन साउथ अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग डिफेंस पार्टनर इन recent years and could be able to fulfill Africa's maritime, aerospace and defense needs with Mauritius, Mozambique and Seychelles becoming major buyers of Indian armaments during 2017 to 2021। तो आपको याद रखना है इंडिया कुड फुलफिल अफ्रीकाज मैरीटाइम एरोस्पेस एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एग्जिम बैंक रिपोर्ट के अनुसार। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल डिफेंस कवर हो जाता है, इसलिए ये डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है अफ्रीका की जो डिफेंस की मैरीटाइम और एरोस्पेस की रिक्वायरमेंट्स है वो इंडिया फुलफिल कर सकता है एज पर एग्जिम बैंक रिपोर्ट, क्योंकि मॉरिशस, मोजाम्बिक और सेशल्स ने अपना काफ़ी जो डिफेंस से संबंधित इंपोर्ट है वो इंडिया से किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट। तो इसको इंडिया में कौन रिलीज करता है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो साथियों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है फॉर स्टेट्स ऑब्लिक यूनाइटेड टेरिटरीज फॉर द ईयर 2021, ये किसने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। आपको याद रखना है जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है। MOD आया है तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या देता है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, एज पर वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर रिपोर्ट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, अप्रॉक्स 2.12 मिलियन पीपल को, इंडियंस को ये एम्प्लॉय करता है। वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है दुनिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और DE से एक और चीज़ हम लोग ने क्या याद की थी, दिल्ली से क्या क्या है साथियों, IIT दिल्ली जो है वो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी में नंबर 1 पे है, फोर्ब्स की जो रैंकिंग है। और दिल्ली EPFO कवरेज में दिल्ली सबसे ज़्यादा है
ईपीएफओ कवरेज में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कवरेज जो है ईपीएफओ का, सोशल सिक्योरिटीज़ का, वो दिल्ली में, और सबसे कम कहाँ है, जहाँ पे पूरा नहीं हुआ, दिल्ली में पूरा नहीं हुआ, मतलब त्रिपुरा में, ठीक है। तो हम लोग ने अपने सारे जो पहले क्वेश्चंस पढ़े थे वो भी रिवाइज कर लिए, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सबमिट करता है या रिलीज करता है। इट्स अ स्पेशल इंडेक्स फॉर एविडेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच वॉज रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट कौन रिलीज करता है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो डेवलप किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रोवाइड इनसाइट्स एंड डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म ऑन स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूटीज, ठीक है। प्राइमरी, ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इज टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड प्रायोरिटाइज कोर्स करेक्शन टू अचीव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग मतलब फैक्ट्स बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो, जो एविडेंस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने निखर के आई हैं उनको यूज़ करना, और प्रायोरिटाइज करना कोर्स करेक्शन में कि क्या क्या पढ़ाना उचित है, क्या क्या पढ़ाना अनुचित है, क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट हैं, क्या क्या चीज़ें इरेलीवेंट हो चुकी हैं आज की डेट में। तो उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करना और कोर्स करेक्शन करना, ठीक है। इसलिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज सो फार रिलीज 3 पीजीआई रिपोर्ट्स। आपको याद रखना है 3 पीजीआई रिपोर्ट्स अभी तक आ चुकी हैं। किस किस साल की, 17-18 की, 19-20 की और 20-21 की, ठीक है। और पीजीआई का जो स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ 1000 पॉइंट्स ओवर 70 इंडिकेटर्स। तो आपको याद रखना है कितने इंडिकेटर्स है, 70 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये 70 मिनट, वैसे ही ये 70 इंडिकेटर्स डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट। दीज कैटेगरीज आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू 5 डोमेन्स, ठीक है। 70 इंडिकेटर्स है, 5 डोमेन्स है। कौन कौन से डोमेन्स है आपको याद रखना है, लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, इक्विटी और गवर्नेंस प्रोसेस। तो आपको याद रखना है जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की जो डोमेन है वो काफ़ी एजाइल है, ठीक है। AGIL, ठीक है। तो आपको याद, इसमें डोमेन्स आपको याद रखना है बस कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग के जो डोमेन्स हैं वो एजाइल है। एजाइल से आपको पता चल जाएगा 5 डोमेन्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डोमेन्स है। 5 कौन से डोमेन्स हैं देखिए, ए से एक्सेस हो गया आपका, जी से गवर्नेंस प्रोसेस हो गया, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गया, एल से हो गया लर्निंग आउटकम्स और ई से हो गया इक्विटी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये एजाइल जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एजाइल इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप ऐसे निमोनिक से याद कर लेंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है उसके डोमेन्स बहुत एजाइल हैं। एजाइल से एक्सेस, जी से गवर्नेंस प्रोसेस, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एल से लर्निंग आउटकम्स और ई से इक्विटी। इन्हीं के बेसिस पे रैंक को एलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो ये 5 डोमेन्स है और कितने इंडिकेटर्स है साथियों, 70 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। और कितनी रिपोर्ट्स आई हैं आज तक, 3 रिपोर्ट्स, पीजीआई। तो 3 रिपोर्ट्स आप याद रखेंगे ऐसे कि पीजीआई में 3 लेटर्स हैं इसलिए 3 रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक, ठीक है। अब अगले साल आपको पढ़ाएंगे तो देखा जाएगा, अभी इसी साल का हम लोग को ध्यान रखना है ना। तो पीजीआई में 3 लेटर्स हैं इसलिए 3 रिपोर्ट आई हैं। कब से, 17-18 से। आपको याद रखना है 17-18 से शुरुआत हुई है पीजीआई की, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट फैक्ट कवर करते हैं। साथियों कुछ फैक्ट्स रिलेटेड हैं 2021 पीजीआई रिपोर्ट से, तो आपको उसको ध्यान देना है। पीजीआई 2021 कैटेगराइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इनटू 10 कैटेगरीज, ठीक है। 10 कैटेगरीज हैं, आपको इसमें याद रखना है। 1000 पॉइंट्स है, आपने अभी देखा था, 1000 पॉइंट्स हैं। कितने इंडिकेटर्स हैं, 70 इंडिकेटर्स हैं। और डायमेंशंस कितनी है साथियों, डोमेन्स कितने हैं, अजाइल मतलब 5 डोमेन्स है, ठीक है। एक्सेस, गवर्नेंस आउटकम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग आउटकम्स और इक्विटी, है ना। तो उसी के बेसिस पे ये 10 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। द हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड इज लेवल 1 विच इज़ फॉर स्टेट्स अचीविंग मोर देन 950 पॉइंट्स। तो 950 पॉइंट्स से जो ज़्यादा अचीव करेगा वो लेवल 1 में होगा आउट ऑफ टोटल 1000 पॉइंट्स। और लेवल 10 जो है विच इज़ गिवन फॉर स्कोर बिलो 551। तो जो उसका लोवेस्ट स्कोर है वो है 551 और हाईएस्ट स्कोर होगा प्लस 950, ठीक है। तब इसी के अकॉर्डिंग लेवल्स डिवाइडेड हैं, ठीक है। और ये लेवल जो है 10 ये लोवेस्ट ग्रेड है। इन 2021 7 स्टेट्स, ठीक है, 7 स्टेट्स केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश अचीव्ड लेवल 2 स्टेटस, ठीक है।
लेवल 2 स्टेटस में 7 स्टेट्स थी, ठीक है, कंपेयर टू नन इन 2017 एंड 18 एंड 4 इन 2019। तो आपको याद रखना है 2021 में 7 स्टेट्स ने लेवल 2 में अपना नाम अर्जित करा है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो? केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो और न्यू 3 नए एंट्रेंट्स हैं टू लेवल 2 इन 2021। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। 4 थे 2019-2020 में और 7 हो गए हैं 2021 में, ठीक है। कौन कौन से नए हैं? गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है वो भी लेटेस्ट एंट्रेंट्स हैं लेवल 2 में। लद्दाख, अ न्यूली क्रिएटेड यूटी, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम लेवल 8 टू लेवल 4 इन पीजीआई 2021, ठीक है। लद्दाख कौन से लेवल पे आ गई है? लेवल 4 पे, आपको याद रखना है, ठीक है। 7 स्टेट्स हैं हमारे लेवल 2 में और लद्दाख जो है वो है लेवल 4 पे, ठीक है। इसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन अ सिंगल ईयर विटनेस किया है, ठीक है। इसलिए लद्दाख इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले लद्दाख लेवल 8 पे थे, फिर उसके बाद लेवल 4 पे आ गया है लद्दाख, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और एग्ज़ाम के लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी WTO जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने अपने इन्वायरमेंटली रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है आपको बताना है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है उसका क्या टाइटल है, जो कि इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव रिपोर्ट है, ठीक है। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। क्लाइमेट चेंज इन इंटरनेशनल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज इन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल कॉमर्स या क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस। तो साथियों इसका सही आंसर है क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो WTO टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 रिलीज वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2022, ठीक है। द WTO organization will take a substantial role in the upcoming conference of COP27 to the UNFCCC, which will be held in Sharm el Sheikh, Arab Republic of Egypt, ठीक है, from November 6 to 18 2022, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्ल्ड रिपोर्ट है उसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है क्योंकि ये रिलीज किया जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में, जो कि इजिप्ट में होगी, शर्म अल शेख इजिप्ट में, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट होगी उसका नाम होगा इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, अब क्लाइमेट चेंज आया तो हम लोग एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI जो भी हम लोग ने पढ़ा था। तो क्लाइमेट देखते ही आपको क्या याद आएगा? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। और चेंज क्या है? चेंज हम लोग वॉच करेंगे, मतलब जर्मन वॉच। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन कौन निकालेगा? जर्मन वॉच, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट नेटवर्क, है ना। और ये पूरा ग्रुप है, इसलिए ग्रुप के बेसिस पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को असेस किया जाएगा। ग्रुप मतलब GRUP। जी से क्या है साथियों? GHG एमिशंस। ई से क्या है? एनर्जी यूज। आर से क्या है? रेन्यूएबल एनर्जी। यू से क्या है? यूज ऑफ एनर्जी। और पी से क्या है? पॉलिसी रिलेटेड टू क्लाइमेट, ठीक है। सारे डायमेंशन हम लोग ने कवर कर लिए और सारी चीज़ जो कि रिलीज से संबंधित है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के, वो भी हम लोग ने कवर कर लिया। और WTO को भी हम लोग ने देख लिया कि क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंट्रिक एक रिपोर्ट मानी जा रही है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट फैक्ट कवर करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की UDAIS रिपोर्ट से रिलेटेड। UDAIS रिपोर्ट कौन सी है साथियों? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट, ठीक है। ये स्कूल एजुकेशन इन इंडिया पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। अभी हम लोग ने कौन सी पढ़ी थी? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट। ये कब से लॉन्च हुई है साथियों? 2017 से लॉन्च हुई है। अभी तक कितनी आई है? 3 आ चुकी है, 17, 18, 19, 20 और 20, 21, ठीक है। और हमें याद रखना था कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में साथियों 70 इंडिकेटर्स हैं और 5 डोमेन्स हैं। कौन कौन से डोमेन्स हैं? अजाइल डोमेन्स हैं। आशा करता हूँ आपको वो सब ट्रिक याद हो गई होंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ पब्लिश्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है, 2021 ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट प्राइमरी, upper primary and higher secondary levels of education increase in 2022 compared to 2021, ठीक है। GAER जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, इट कंपेयर्स द एनरोलमेंट इन अ गिवन एजुकेशनल लेवल टू द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दैट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो मेनली मोटा मोटा क्या मतलब है इसका? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब जितने भी लोग ने अपनी एज के हिसाब से एनरोलमेंट कराया हो या एडमिशन लिया हो, उसको ही ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं और ये यही चीज़ कंपेयर करता है, ठीक है।
अब देख लेते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के बारे में। तो इन 2018-19 डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि वो भी रिलीज करता है पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग रिपोर्ट, उसी तरीके से ये यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने डेवलप किया था ये यूडीआईएससी प्लस सिस्टम, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम स्कूल्स ऑनलाइन। इसका ऑब्जेक्टिव था टू ओवरकम चैलेंजेस एसोसिएटेड विद अर्लियर मेथड ऑफ manual data entry on paper। ठीक है, improvements have been made to UDICE plus system particularly in the areas of data collecting, data mapping and data verification। तो आपको याद रखना है UDICE जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक सिस्टम है जहाँ पे ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कूल्स को कलेक्ट किया जाता है, और ताकि एक अच्छा सा एक रोड मैप बनाया जा सके ताकि स्कूल की एजुकेशन जो है उसकी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कराया जा सके। ठीक है, तो UDIS जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने बनाया है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। अब साथियों हम लोग यहाँ देख लेते हैं जो की फाइंडिंग्स है यूडाइस की। तो रिपोर्ट स्टेट्स दैट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 53.8 टू 57.6। ठीक है, 53 से बढ़ के 57 हो गया है। ठीक है, 57.6% इन 2022। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन वॉज 25.57 करोड़, अप फ्रॉम 25.38 करोड़ इन 2020, और 19.36 लाख एजुकेशन इन एनरोलमेंट। ये बेसिकली आपको रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स तब काम आएंगी जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन दे होंगे, तब आप ये डेटा कोट कर सकते हैं। हालांकि प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं पर जनरली नहीं पूछा जाता है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट की जो एनरोलमेंट हुई है वो बढ़ के हो गई है 4.82 करोड़ फ्रॉम 4.78 करोड़। वैसे ही शेड्यूल ट्राइब की एनरोलमेंट बढ़ी है टू 2.49 करोड़। ठीक है, फ्रॉम 2.51 करोड़ फ्रॉम 2.49 करोड़। टोटल ओबीसी की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 11.35 करोड़ टू 11.48 करोड़। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, इतनी चीज़ें से आपको याद रखना है, बस आप एक बार पढ़ लीजिए यही बहुत है। ठीक है, वैसे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होंगे, अगर आप या मेंस लिख रहे हैं किसी भी एग्जाम का या डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं, तो ये फाइंडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके डेटा को सब्सटैंशिएट करने में। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। यूडाइस में ही साथियों जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी इंक्लूड किया गया था। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जेंडर पैरिटी इंडेक्स शोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स इन स्कूल एजुकेशन विच करस्पॉन्ड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, तो बस ये जेंडर पैरिटी इंडेक्स है। ओवर 12.29 करोड़ गर्ल्स आर एनरोल्ड इन प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स इन 2021। ठीक है, 21-22 अ राइज ऑफ 8.91 लाख करोड़ ओवर एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन 2021। तो अगर आपसे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव में कि गर्ल्स एनरोलमेंट या गर्ल वुमेन एम्पावरमेंट में आप कुछ बताइए, तो आप ये डेटा कोट कर सकते हैं। ठीक है, प्यूपल टीचर रेशियो भी आप कोट कर सकते हैं अगर इंडियन स्कूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम से अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये प्यूपल टीचर रेशियो, जेंडर पैरिटी इंडेक्स और वो पीछे वाले जो डेटा है सब आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा डेटा पे भी ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि कई एग्जाम्स हैं जैसे आरबीआई है, उसने परफेक्टली एकदम स्पेसिफिक डेटा पूछना शुरू कर दिया है। तो आपको इसमें मैं थोड़ा सा हैबिट डाल रहा हूँ कि आप लोग डेटा भी पढ़ें। फैक्ट्स तो मैं रटाऊंगा ही, पर डेटा भी आप लोग पढ़ते रहें ताकि आपके दिमाग में, जहन में ये चीज़ बरकरार रहे कि हमें डेटा में भी आराम से पकड़ अपनी बनानी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये डायमेंशन पसंद आया होगा। आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से लिखा गया है, इसमें कोई भी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं है, जो भी है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन। ये किसकी रिपोर्ट है आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी स्टेट पीसीएस हो या कोई भी बैंकिंग या एसएससी का एग्जाम हो, तो ऐसी चीज़ें रैंकिंग और इंडेक्स बहुत ही आसानी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी की तर्ज पे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट जो है, जिसका जो टाइटल है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन, वो उसको किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो साथियों इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने एक रिपोर्ट
किया है, रिलीज किया है, जिसका नाम है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन। According to the analysis, climate and development and agenda for action, investing in an average of 1.8% of GDP yearly could reduce emissions in developing nations by as much as 70% by 2050 and build resilience। खैर आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, एजेंडा फॉर एक्शन, ये किसने लॉन्च की है साथियों? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने लॉन्च की है। ठीक है, आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने लॉन्च की है। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट जो एजेंडा फॉर एक्शन है वो किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 किसने रिलीज़ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किसने रिलीज़ किया है। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो आपको बताना है ये किसने लॉन्च किया है। तो साथियों इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है टाइटल एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडेप्शन फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क, स्टेटिंग एडाप्शन एफर्ट्स बाय नेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट विद क्लाइमेट रिस्क। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो गैप है ये यूनेप का गैप है। ठीक है, यूएनईपी का गैप है, बस आपको इतना याद रखना है यूएनईपी में गैप है, एनईपी में गैप है। ठीक है, एनईपी में गैप है। ई से आप याद रखेंगे एनवायरमेंटल, और ई के नज़दीक है जी, जी मतलब गैप। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है ई के एनवायरमेंट प्रोग्राम ई से नज़दीक है जी। ठीक है, डी के नज़दीक तो है नहीं, ई के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, इसलिए डीपी नहीं होगा, ईपी होगा। ठीक है साथियों, ये बढ़िया सी ट्रिक है, आप आराम से एग्जाम में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। Which of the following institute releases State of Food and Agriculture 2022? तो State of Food and Agriculture 2022 किस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या एशियन डेवलपमेंट बैंक। साथियों इसका सही आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फ्लैगशिप पब्लिकेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज 2022 एडिशन ऑफ स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर विच एग्जामिन हाउ ऑटोमेशन इन आर एग्री फूड सिस्टम्स कंट्रीब्यूट टू रीचिंग SDGs। ठीक है, तो कौन प्रोड्यूस करता है साथियों स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है। नहीं बता पाएंगे तो मैं बहुत बढ़िया सी आपको ट्रिक बताऊंगा FAO की हेडक्वार्टर याद रखने के लिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। ये साथियों लास्ट न्यूज़ है इस रैंकिंग इंडेक्स की, रैंकिंग इंडेक्स दिसंबर 2022 की। बस आपको इसको याद करना है, फिर आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स कौन रिलीज़ किया है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनाइटेड नेशंस। तो साथियों इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जो रिपोर्ट रिलीज करता है उसका नाम होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट जो रिलीज करता है वो है यूनाइटेड नेशंस। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स समरी ऑफ रिजल्ट्स, द ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू अचीव 8 बिलियन इन ऑन 15 November 2022 and India is expected to overtake China as the world most populous country in 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 बिलियन कब होगी? 15 नवंबर को, एज पर डेटा बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 इज पब्लिश टू कमेमोरेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, दैट इज 11 जुलाई। ठीक है, आपको याद रखना है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 बिलियन कब पहुंचेंगे हम लोग? 15 नवंबर को, और इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू टेक ओवरकम चाइना एज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन 2023। ठीक है, इतनी सी डायमेंशन है, बस आपको याद रखना है वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड के पास कौन से डब्ल्यू के पास कौन सा लेटर होता है? यू, तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस। वैसे तो आप वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हैं कि वर्ल्ड से वर्ल्ड बैंक नहीं। ठीक है, वर्ल्ड के पहले आ जाता है यू। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस इसको लॉन्च करता है। इसके मुताबिक 15 नवंबर को 8 बिलियन हम लोग पहुंच जाएंगे, और जो इंडिया है वो चाइना को ओवरकम कर लेगा इन बीइंग मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2023। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जितनी भी ट्रिक्स एंड टिप्स के माध्यम से कोशिश की है आपको सारे फैक्ट्स और न्यूज़ कवर करने की। ठीक है, आप लोग खूब मेहनत करते रहिएगा, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और कई एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन भी आ गई हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी ट्रिक्स और टिप्स पसंद आई होगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।